हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने सैलरी के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे अलाउंसेस के बारे में। पहली चीज आती है यहाँ पे अलाउंस। व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस होता क्या है जो हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। अलाउंसेस एक मॉनेटरी पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉय पे करता है। एम्प्लॉय पे करता है कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए। आप अपनी कंपनी में काम करते हो तो आपको जो सैलरी के अलावा यानी बेसिक सैलरी के अलावा, जिसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें अदर चीजों के अलावा जो मंथली पेमेंट मिलती रहती है, फिक्स अमाउंट मिलता रहता है, वो हमारा होता है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के अलावा आप कोई स्पेसिफिक काम करते हो, स्पेसिफिक काम के लिए आपको कोई पेमेंट दी जाती है, मॉनेटरी पेमेंट दी जाती है, तो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस हमारे बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 टाइप्स के अलाउंसेस डिस्कस कर रहे हैं। पहला अलाउंस होता है अलाउंसेस टू मीट द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। अगर आप अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो उस ऑफिस के काम को करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको जो पेमेंट करेगा वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। और हर तरह की पेमेंट में, हर तरह के अलाउंस में हमें कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं। वो एग्जेम्पशन की लिमिट स्पेसिफाई है या फिर लॉ में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कितनी आपको छूट मिलेगी, क्योंकि हम सारी की सारी पेमेंट अपने सैलरी में, अपनी इनकम में नहीं डाल सकते। जो हम खर्च करेंगे उसमें से वो खर्चा हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसकी एग्जेम्पशन की लिमिट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना आपको आपके एम्प्लॉयर से पैसे मिलेंगे, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जितना आप उसमें से खर्च कर दोगे। दोनों में से जो अमाउंट लेस होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसको किस तरीके से परफॉर्मा में डालना है, हमने लास्ट क्लास से बेसिक चीजें भी करी थी कुछ, उनको भी किस तरीके से परफॉर्मा में डालना है मैं आपको इसके बाद एग्जैक्टली बता दूंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला अलाउंस है हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस होता है जब हम ऑफिस के काम से कहीं टूर पे जाते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस की एक मीटिंग करनी है और आपको दिल्ली टू गोवा जाना है, तो दिल्ली टू गोवा जाने का जो आने जाने का खर्चा होगा उस खर्चे को हम डालते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस में। और ये ट्रेवलिंग अलाउंस आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। और ये बेसिकली जो टूर होगा वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा आपके ऑफिस के काम के लिए होगा, ये आपका पर्सनल टूर नहीं होगा। अगर पर्सनल टूर होता है तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर हम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। अब हम दिल्ली टू गोवा चले गए फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, आप जैसे भी गए हो, तो उसका आने जाने का खर्चा तो ट्रैवलिंग में आ गया क्योंकि हम ट्रैवल करके गए हैं। लेकिन जब आप वहां पे जाओगे तो 1 दिन, आधा दिन, 2 दिन, जितना भी आप वहां पे रुकोगे, तो वहां पे रुकने का भी जो खर्चा आएगा वो अपने जेब से तो हम भरेंगे नहीं। तो वो वाला जो खर्चा होता है वो खर्चा आता है हमारे डेली अलाउंस में, और ये भी हमारे एम्प्लॉयर से हमें मिल जाता है। अगला होता है कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग और कन्वेंस में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों ही आने जाने का खर्चा है, लेकिन ये ऑफिस के काम से हमें आउट ऑफ सिटी ऑन द टूर जाने के लिए मिलता है, और कन्वेंस अलाउंस हमें ऑफिस के काम से विद इन द सिटी घूमने का मिलता है। अगर आप दिल्ली के अंदर ही फाइल सबमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो तो उसको ट्रेवल का जो खर्चा आ रहा है वो आपका जाएगा कन्वेंस अलाउंस में, और ये आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस होता है कि कई कंसर्न्स ऐसे होते हैं, कंपनी ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयर को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। तो वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं कराते कि वो सिला के आपको पूरा यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको कुछ मॉनेटरी पेमेंट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अलाउंसेज में आपको इन काइंड कुछ भी नहीं मिलेगा। अलाउंसेज में आपको सिर्फ पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ भी यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस के लिए, उसे परचेज करने के लिए जो भी पैसे देंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एकेडमिक अलाउंस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंसर्न में कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम पहले से, हमें वो चीजें नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस में टेली का काम आ गया जो कभी उस ऑफिस में होता नहीं था। वहां के एम्प्लॉय को ऑब्वियस सी बात है कि टेली नहीं आता होगा, तो वहां का एम्प्लॉय कहता है कि आपको टेली सीखना पड़ेगा, बट हम आपको नहीं सिखाएंगे। तो आपको क्या कर रहे हैं कि आप जाके अपने ऑन हैंड पे सीख लीजिए, बस आपको उसको सिखाने का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। तो वो जो खर्चा आपको दिया जाएगा वो आएगा एकेडमिक अलाउंस के अंदर। अगला आता है हेल्पर अलाउंस। कई बार किसी एम्प्लॉय के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है काम का, तो वो अकेले उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि मैं इस काम को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मुझे एक हेल्पर चाहिए जो मुझे इसमें असिस्ट कर सके और मेरा साथ दे सके। तो उसके लिए एम्प्लॉयर हेल्पर प्रोवाइड ना करा के क्या करता है,
उसको हेल्पर के लिए कुछ पैसे दे देता है कि चाहे आप इस पैसे से उसको हेल्पर को रखो या मत रखो, हमने आपके बर्डन को कम करने के लिए पैसे आपको दे दिए हैं। तो ये इस हेल्पर अलाउंस में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये सारे अलाउंसेस हमने वो पढ़े जो हमारे ऑफिस के काम से रिलेटेड थे, बट अब अलाउंसेस वो हैं जो हमें हमारे पर्सनल खर्चे के लिए भी दिए जाएंगे, जो हम अपने पर्सनली खर्च करेंगे। इसकी भी एग्जाम्पशन की कुछ लिमिट है। इसकी लिमिट है जितना आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा वो, और अमाउंट स्पेसिफाइड, जो लॉ ने पैसे स्पेसिफाइड कर रखे हैं उन दोनों में से जो भी चीज कम होगी वो आपको छूट दे दी जाएगी। इसका पहला आता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो कई एम्प्लॉयर उन अपने एम्प्लॉय के बच्चों के पढ़ने का खर्चा भी उठाता है। तो मान लीजिए कि आपके एक एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चे किसी एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो स्कूल का जितना भी खर्चा है उस एम्प्लॉय ने बोला कि सारे खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको हर महीने ये आपको पैसे दे दूंगा। तो ये किस में आ जाएगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। बट आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको एग्जाम्पशन कितने का देती है? सिर्फ 100 रुपए, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर मंथ पर चाइल्ड। आपको आपके एम्प्लॉयर से 2 बच्चों का अलाउंस मिले, 3 बच्चों का मिले या 4 बच्चों का मिले, लेकिन गवर्नमेंट छूट कितने बच्चों की देगी? सिर्फ 2 बच्चों की। और कितने रुपए की देगी? 100 रुपए की। बहुत ही छोटा ये आपको एग्जाम्पशन इसमें दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये छूट मिलती है। अगला है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इट इज बिल्कुल इसकी तरह सेम है, जैसे ये यहाँ पे पढ़ने का खर्चा होता है, सेम हॉस्टल में रहने का खर्चा है। और इसमें आपको कितनी की छूट दी जाएगी? 300 रुपए की छूट देंगे। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए पर मंथ। एंड द लास्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास ये आने जाने के 3 अलाउंसेस हो गए। एक हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस, एक हो गया कन्वेंस अलाउंस, एंड द लास्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस था जो हमें टूर पे जाने के लिए मिलता है, कन्वेंस अलाउंस था जो हम विद इन द सिटी ऑफिस के काम के लिए जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जब हम ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं। तो ये जो अप डाउन का खर्चा होता है, इस खर्चे को हम डालते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। और इसमें आपको एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? 1600 रुपए पर मंथ। किसको? एक नॉर्मल एम्प्लॉय को। और नॉर्मल एम्प्लॉय कौन होता है? जो फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो उसको 1600 रुपए पर मंथ की एग्जाम्पशन दी जाएगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लीटली ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, या फिर उसकी बॉडी सीवियर डिसेबिलिटी से सफर कर रही है। सीवियर डिसेबिलिटी होता है जब किसी की बॉडी का 80% भाग डिसेबल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसका जो नीचे का भाग है वो काम नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय किसी कंसर्न में काम कर रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन 1600 की ना देके कितनी की दी जाएगी? 3200 की, ताकि उसकी इनकम में से ज्यादा पैसे माइनस हो सके और उसे टैक्स भरना ना पड़े। नेक्स्ट हमारा अलाउंस है थर्ड टाइप का अलाउंस, अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल मैंने आपको लास्ट क्लास में ही वर्ड बताया था कि जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, याद आ रहा है कुछ? फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होता है कि जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको किसी में किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको वो अमाउंट जैसा दिया है आपको वैसा का वैसा उठाना है और परफॉर्मा में डालना है। कोई कैलकुलेशन नहीं होती। और इनमें से एक ना एक पॉइंट जरूर आता है, तो यहाँ पे ये आपकी एक एंट्री पक्की कर देता है फुल्ली टैक्सेबल केस में। और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो भी आपको साथ साथ बताती रहूंगी। फुल्ली टैक्सेबल का पहला होता है डीएनएस अलाउंस, जो कि लास्ट क्लास में बताया था। क्या होता है डीएनएस अलाउंस? जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, और ये महंगाई को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज लंच अलाउंस, लंच के लिए दिया जाएगा आपको। टिफिन अलाउंस भी सिमिलर ही होता है। मेडिकल अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकल अलाउंस आपको हर एक क्वेश्चन में, बीकॉम के हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मेडिकल अलाउंस आपको क्वेश्चन में देंगे। आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देंगे साथ में, कितना खर्चा हो गया, ये हमने स्पेंड किया था, बट आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। आपको बस ध्यान देना है कि आपको मेडिकल अलाउंस आपके एम्प्लॉयर से कितना मिला है, एंड बिकॉज इट इज फुल्ली टैक्सेबल आपको सीधा सीधा उठा के इसको परफॉर्मा में डाल देना है और बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना।
नेक्स्ट होता है वार्डन अलाउंस या सर्वेंट अलाउंस। वार्डन अलाउंस होता है कि आपके घर के अंदर आपने कोई सर्वेंट रखा है और उसको रखने के लिए जो खर्चा है वो आपको एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा। एंड द लास्ट इज CCA, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ये भी हर एक क्वेश्चन में जरूर दिया जाता है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस होता है कि जब हम किसी ऐसे रूरल एरिया में या फिर रिमोट एरिया में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल एरिया के मुकाबले, कि हमें दिल्ली में काम कर रहे हैं, वहां पे रहना बहुत सर्वाइव करना इजी है, लेकिन आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है, तो उस सर्वाइवल के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं? CCA, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ये भी आपको डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल है, तो परफॉर्मा में डाल देना है। एंड द लास्ट फोर्थ आपका है अलाउंसेस टू द वर्कर्स वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब दोबारा से ट्रांसपोर्ट आ गया। हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप पढ़ चुके हैं और ये लास्ट है, बस खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। पहला था ट्रैवलिंग अलाउंस, टूर वाला। कन्वेंस अलाउंस आपका था कि आप सिटी के अंदर ही ऑफिस के काम से घूम रहे हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस था घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने का खर्चा। अब ये वो लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एक रेलवे के अंदर रेलवे का ड्राइवर है, वो काम कर रहा है, तो उसको वहां पे जो चीजें मिलती है, क्योंकि उसके लिए वहां बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है, तो उसको अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पे उस अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? इट इज एग्जाम टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ये लाइन तो आप याद रख लीजिए कि हर किसी में एग्जेम्पशन 2 लिमिट में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पे पहली लिमिट है आपका 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से यानी 1 साल का हो गया आपका 1,20,000 रुपए। या फिर 70% ऑफ द अलाउंस, जो भी आपका अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा एग्जैक्ट। मान लीजिए कि आपको ये जो अलाउंस है वो दिया जा रहा है 1,00,000 रुपए पूरे साल का पर एनम, तो हमें एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है। तो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 लिमिट्स है। पहली लिमिट है 10,000 पर मंथ, सो 10,000 पर मंथ के हिसाब से हो गया 1,20,000 और 70% ऑफ द अलाउंस। तो हमारा जो अलाउंस हमें मिल रहा है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 का 70% ये आ गया 70,000। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से मिनिमम क्या आ रहा है? 70,000। 70,000 पे आपको मिल जाएगी छूट, यानी ये पैसे आप 1,20,000 में से, ये पैसे आप अपने 1,00,000 में से माइनस कर सकते हो, जितने आपको मिले हैं, तो उसमें 70,000 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 30,000। ये हो जाएगा टैक्सेबल। सो अब हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से परफॉर्मा में डालना है और कैसे आपको एग्जेम्पशन देनी चाहिए। पहला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको बताया था फुल्ली टैक्सेबल होता है, और जो चीज फुल्ली टैक्सेबल होगी उसको, हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे और उसको डायरेक्टली परफॉर्मा में डाल देंगे। तो ये हमारा 20,000 पर मंथ है, ये आ गया 2,40,000 रुपए। नेक्स्ट है DA, विच इज DNS अलाउंस। DNS अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये भी हम इसको डायरेक्टली डाल देंगे। 5,000 पर मंथ है, 60,000 रुपए। फिर है बोनस। बोनस भी हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, आपको बेसिक टर्म में पढ़ाया था मैंने, जो कि हमें 50,000 मिल रहा है। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है पर एनम है या पर मंथ है, तो जब तक पर मंथ मेंशन ना हो आप पर मंथ नहीं लेंगे, हम इसको पर एनम मान के चलेंगे। CCA, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसको भी डायरेक्टली हमें पुट करना है इसमें 24,000 रुपए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो हमें ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए मिलता है। तो किसी भी तरह का आपको अलाउंस दिया हो, सबसे पहले तो आप वो अलाउंस यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद उसको एग्जेम्पशन देंगे। तो जितनी भी चीज हमें पहले मिल रही है हम पहले उसे डाल देंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिल रहा है 2,000 रुपए पर मंथ,
तो मुझे ये मिला 24,000 रुपये। लेकिन इसकी एग्जेम्पशन कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस में नॉर्मल पर्सन को जो एग्जेम्पशन मिलती है वो मिलती है 1,600 रुपये पर मंथ, और यही अगर हैंडीकैप होता तो उसे मिलती 3,200 रुपये पर मंथ। $19,200 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी इसे, और ये बच गया टैक्सेबल 4,800। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, सो हम मेडिकल अलाउंस को भी डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर देंगे 500 रुपये पर मंथ। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाता है कि हमने इसमें कितना खर्च किया है तो आपको वो कंसीडर नहीं करना, आपको फिर भी जितना मिल रहा है बस वही डालना है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब हमें हमारा एम्प्लॉयर जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है 200 रुपये 3 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए, तो ये हमें मिल गया 7200 रुपये। लेकिन जो गवर्नमेंट हमें एग्जेम्पशन देती है वो एग्जेम्पशन हमें दी जा रही है 100 रुपये 2 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए, तो ये मिल गया 2400 रुपये। इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये 2 बच्चे मैक्सिमम लिमिट है, मतलब आपको मैक्सिमम 2 की मिलेगी। अगर आपको अलाउंस कम बच्चों का मिल रहा है, किसी एक बच्चे का मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन भी एक ही बच्चे की दी जाएगी। अगला है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर हमें अलाउंस इसमें मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, सो ये हो गया 12,000। और इसमें से एग्जैम्प्ट वो वाला अमाउंट करेंगे जितना हम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लिमिट यही थी कि जितना हमें मिल रहा है या फिर जितना खर्च कर रहे हैं उसमें से जो चीज कम होगी। तो कम हमारी है 800 रुपये, तो हम यहाँ पे 800 माइनस कर देंगे। कभी कभी हो सकता है कि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा हो। अगर 1,000 रुपये हमें ऑफिस से मिल रहा है लेकिन हम खर्च 1,100 रुपये कर रहे हैं, तो आपको एग्जेम्पशन 1,000 की ही मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में से कम क्या होगा फिर 1,000 रुपये। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिल रहा है 5,000, इसमें से माइनस कर देंगे जितना खर्च कर रहे हैं 3,500, तो ये बच गया हमारा 1,500। इनके सारे अमाउंट को आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, और वो ग्रॉस सैलरी आपको टैक्सेबल हो जाएगी। अलाउंसेस में सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है HRA, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है अब तक का। HRA को हम पढ़ते हैं सेक्शन 1013A में। मैं आपको सेक्शन सिर्फ उन्हीं के फिलहाल बता रही हूँ जो सेक्शन आपको आपके बीकॉम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। सारे सेक्शन क्योंकि आपको याद नहीं हो पाएंगे, तो आपको ये वाला सेक्शन जो HRA का सेक्शन है वो याद रखना है। वो किसमें आता है, 10 सब हेड 13A। अब व्हाट इज HRA? HRA होता क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एक रेंट के घर पे रह रहा होता है, तो एम्प्लॉय जो है वो रेंट के घर पे रह रहा होता है, तो एम्प्लॉयर उस रेंट को जो है वो आप खुद पे करता है। तो वो जो रेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है उस रेंट को क्या बोलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसके अंदर भी हमें मिनिमम एग्जेम्पशन मिलती है, और ये जो एग्जेम्पशन है वो आपको मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मिलेगी। हमारे पास 3 लिमिट्स है, वो हमें वर्किंग नोट में 3 लिमिट्स को कैलकुलेट करना है, और उस कैलकुलेशन के बाद जो इनमें से सबसे कम अमाउंट आएगा वो आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन। पहला पॉइंट है हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव। ये वो वाला पैसे होगा जो आपको आपके एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो हमें उसे यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है रेंट पेड। तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है आप उतना ही रेंट पे करो। हो सकता है कि आपने उससे ज्यादा पे किया है या फिर उसे कम दिया है, तो वो रेंट पेड यहाँ पे आएगा। माइनस कर देंगे इसमें से 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे वर्ड आता है सैलरी, तो ये जो सैलरी वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है
इनकम टैक्स के अंदर कि जहां जहां सैलरी वर्ड आता है जरूरी नहीं है सैलरी का मीनिंग हर केस में सेम हो। एचआरए में सैलरी वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग अलग होगा, किसी और केस में सैलरी यूज करेंगे तो वहां सैलरी का मीनिंग अलग होगा, और वो कैसे निकालना है वो बताऊंगी मैं। नेक्स्ट है 50% ऑफ सैलरी। अगर आपका घर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इन सिटीज में अगर आपका है तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर आपका अदर सिटीज में है तो आपको लेना है 40% ऑफ सैलरी। अगेन हम यहाँ पे वर्ड सैलरी यूज कर रहे हैं, तो सैलरी का मीनिंग कुछ और है, और ये सैलरी की जो हमें अमाउंट है वो कैलकुलेट करके सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। सो व्हाट इज सैलरी फॉर एचआरए? एचआरए के लिए सैलरी क्या होती है, और ये हम पढ़ेंगे इसको सेक्शन 2H में। एचआरए के लिए सैलरी निकालने के लिए आपको ऐड करना है बेसिक सैलरी प्लस डीए, और इसमें आएगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, and last is fixed percentage of commission। इसकी सैलरी निकालने के लिए आपको बेसिकली बस ये 3 चीजें ऐड करनी है। पहला होगा बेसिक सैलरी जो आपको मिलता है पर मंथ, फिर आएगा डीए, और डीए में आपको पूरा का पूरा डीए नहीं लेना, डीए में सिर्फ वही वाला पार्ट लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा, और ये चीज क्लियरली क्वेश्चन में लिखी होगी कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना है। जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा आपको बस वही डालना है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा दैट मीन्स कि डीए के लिए वो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें डीए नहीं लेना, स्किप कर देंगे। और लास्ट में लेंगे हम फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब मैंने यहाँ बोला है फिक्स परसेंटेज, तो जब भी कमीशन की एक परसेंटेज गिवन होगी 4%, 3%, आपको तभी इसको लेना है, अदरवाइज परसेंटेज में नहीं दिया, सीधा अमाउंट दिया है तो आपको वो कमीशन इसे मेंशन नहीं करना। तो ये 3 चीजें ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा सैलरी, और वो सैलरी हमें इन जगहों पे रखनी है जहां जहां हमने सैलरी वर्ड यूज किया था। तो मैं आपको इस एचआरए के बेसिस पे एग्जाम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लीजिए बेसिक सैलरी हमें दी हुई है 20,000 पर मंथ, और डीए है 5,000 पर मंथ, जिसमें से 50% है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन हमें नहीं दिया, और हमें एचआरए मिल रहा है 10,000 पर मंथ, और हम एक्चुअली जो रेंट पे कर रहे हैं वो है 8,000 पर मंथ। ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ एचआरए के बेसिस पे लिया है ताकि हम एचआरए कैलकुलेट कर सके। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें इसके लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है। जब भी आपको एचआरए क्वेश्चन दिया जाए, आप परफॉर्मा बनाने के बाद वर्किंग नोट बना लीजिए, और वर्किंग नोट में सबसे पहला काम जो करना है वो करना है सैलरी निकालने का। तो पहले हम इसके लिए सैलरी निकालेंगे। यहाँ पे बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो ये हो गया 2,40,000, और डीए हमारा है 5,000 रुपए पर मंथ, लेकिन 50% सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, तो 5,000 पर मंथ का मतलब हो गया पूरे साल का 60,000 रुपए, और इसका आपको लेना है कितना, 50% ओनली। तो ये 2,40,000 प्लस 30,000, तो 2,70,000 रुपए आपके यहाँ पे ये एचआरए के लिए सैलरी आ गई। अब ये सैलरी का जो अमाउंट है आपको हर जहां पे सैलरी वर्ड दिख रहा है वहां पुट करना है। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ कि इनमें से हमें कितना एग्जाम्पशन मिलेगा। सबसे पहली चीज जाननी है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। तो मुझे एक्चुअली एचआरए कितना मिल रहा है, 10,000, तो मैंने यहाँ पे 10,000 पर मंथ के हिसाब से रख दिया, ये आ गया 1,20,000। नेक्स्ट मैंने बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कर रहे हैं हम 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पर मंथ मतलब 96,000, और इसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमारा आया था 2,70,000, 2,70,000 का 10% हो गया 27,000।
और लास्ट है 50% ऑफ सैलरी अगर आपका मेट्रोपॉलिटन में है, तो मान लेते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन में ही है, तो इसका 50% हो गया 1,00,000, 2,70,000 का 50%, 1,35,000। और ये 96,000 में से 27,000 माइनस करना है, 69,000। इन तीनों में से जो चीज कम होगी, तो इन तीनों में से कम है हमारा 69,000, ये वाला अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी ये वाला अमाउंट हम माइनस कर सकते हैं चारे की वैल्यू में से।